दोस्तों, क्या एक इंसान अपने देश के लिए अपना नाम, अपना धर्म और अपनी पूरी पहचान मिटा सकता है? धुरंधर 2 में रणवीर सिंह ने जसकीरत सिंह रंगी बनकर ये साबित कर दिया है। आज की वीडियो में हम इस 4 घंटे की मेगा मूवी की शॉर्ट क्लिप में पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखेंगे। जसकीरत सिंह का परिवार। कहानी साल 2000 में पंजाब के एक पिंड से शुरू होती है। जसकीरत को परिवार फौजी था। उसके दादा और पिता ने देश की सेवा की, लेकिन पिंड के एक भ्रष्ट एमएलए ने उनकी ज़मीन के लिए उसके पिता को मार कर लटका दिया। जसकीरत ने सिस्टम से इंसाफ मांगा, पर उससे सिर्फ धोखा मिला। उसने खुद AK-47 उठाई और उन 15 लोगों को चुन चुन कर मारा जिन्होंने उसके परिवार को तबाह किया था। कोर्ट में उसने कहा, मैंने खून किया है, पर गुनहगार मैं नहीं, ये सिस्टम है। उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। मतलब जसकीरत को फांसी की सज़ा सुनाई गई, क्योंकि आप भी जानते ही हैं सिस्टम कैसा है। जब उसे फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, उसके बाद जब जेल में अजय सांग्याल आते हैं, वो जसकीरत को मौका देते हैं देश के लिए मरने का नहीं, बल्कि दुश्मन के देश में जीने का। जसकीरत को काबुल भेजा जाता है और वहाँ उसे अपनी सिख पहचान मिटानी होती है और उसे नमाज सीखनी होती है, उर्दू सीखनी होती है, जिससे वह हमज़ा अली मज़ारी बनता है। उसे अपनी सारी आइडेंटिटी पहले की मिटा देनी होती है, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी भूलना होता है। और उसने यहाँ तक कि अपने परिवार की फ़ोटो भी जला दी, जो उसके पास सिर्फ एक थी। वो बहुत रोता है, लेकिन अजय सांग्याल उसे समझाते हैं, फांसी से तो अच्छा है कि तुम पाकिस्तान में जीकर अपने देश की हिफाजत करो और इसके बदले तुम्हारे परिवार को 30,000 रुपये कंपनसेशन मिलता रहेगा, क्योंकि तुम्हें हम लोगों ने एक तरह से किडनैप किया है जब तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाई जा रही थी। तो वो भी 35 साल तक। तो उसे सब चीज़ों पे यकीन हो जाता है और वो अपने देश के लिए अपने सब कुछ कुर्बान कर देता है। और हमज़ा पाकिस्तान के लियारी का इलाके में घुसता है। वहाँ दुश्मनों के बीच जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे अपनी जगह बनाता है। आपने पूरा फर्स्ट पार्ट तो देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए, वो तो आपको मूवी कहीं भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं बना दूँगी। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है जब रहमान डकैत को हमज़ा अली पहले ही मार चुका होता है और इसके बारे में किसी को भनक तक नहीं होती है। और अरशद पप्पू के बीच जो दुश्मनी थी रहमान डकैत और अरशद पप्पू के बीच, उस दुश्मनी का वो फ़ायदा उठाता है। और अरशद पप्पू का एक स्किन ऐसा है जहाँ पे उसको काट कर फुटबॉल की तरह खेला गया है। तो समझ सकते हैं कि हमज़ा अली बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है और ये सब सिर्फ वो अपने देश के लिए कर रहा होता है। रहमान डकैत की डेथ के बाद लियारी की सीट पर किंग कौन होगा, इसके लिए उजैर को समझाता है कौन, हमारे हमज़ा जी। और वो अभी बस SP का सर कटा हुआ देखना चाहता है, लेकिन इस पर ये इसे समझाता है कि इसमें पप्पू का भी हाथ है और हमज़ा की बात उजैर मान जाता है। अब स्टार्ट होता है ऑपरेशन लियारी, जिसमें कि अरशद पप्पू और SP है। दोनों संगठन के बीच घमासान लड़ाई होती है, जिसे एक प्रेस रिपोर्टर पहले से ही रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, बल्कि रिपोर्टिंग की परवाह थी। क्या आप जानते हैं ये एक रियल घटना है? आपको ये YouTube पर मिल जाएगा। इसके बाद उजैर अरशद पप्पू को मारने का प्लान बनाता है और दूसरी ओर हमारे SP साहब भी उसे मारने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच निकलता है। और फिर इससे पहले अरशद पप्पू को उजैर और हमारे हमज़ा साहब ढूंढ रहे होते हैं। उसके सभी इलाकों पे जाते हैं, वो वहाँ कहीं भी नहीं मिलता है और सब उनके सभी आतंकियों को मार गिराते हैं, क्योंकि बलोच का राजा बनना चाहता है अरशद पप्पू। घमासान लड़ाई होती है, इतनी खतरनाक कि आप सोच भी नहीं सकते। सारे घर बार सब जला दिए जाते हैं। इसमें बहुत से नॉर्मल इंसान भी पिस जाते हैं। अरशद पप्पू को कॉल करके ये भरोसा दिलाता है कि तुम मेरे बच्चे जैसे हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी सेफ रहने की ज़रूरत है और मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पे तुम पूरी तरह से सेफ रहोगे। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि वहाँ पे उसकी मौत उसका इंतज़ार कर रही हो और उसके साथियों को भी हम उजैर के द्वारा मार दिया जाता है। और उसके बाद अरशद पप्पू को भी बड़ी बेरहमी से मारा जाता है और उसका सर काट के पूरे पाकिस्तान के मोहल्ले में, हम पूरे लियारी में घुमाया जाता है। कितना दर्दनाक होता है। ये भी एक रियल घटना पे आधारित है। मतलब जिस पे भरोसा किया उसी ने ही धोखा दिया। ये इतना बेरहम कत्ल होता है कि आप सच में नहीं देख सकते।
और अब द किंग ऑफ लियारी उज़ैर को माना जाता है। अब हमारे इकबाल, जमाल और कुछ नेता मिलकर प्लान बना रहे होते हैं एसपी के साथ कि अब उज़ैर को मारना ही होगा। उज़ैर को मार दिया तो लियारी उनके हाथ में है। जैसे ही हमारे धुरंधर हमजा को पता चलता है, वो उससे यहाँ से भगाने के लिए बोलता है, लेकिन उज़ैर यहाँ से जाना नहीं चाहता। वो एसपी का वो मारे बिना और रहमान डकैत का बदला लिए बिना नहीं जाना चाहता है। लेकिन हमजा और जमाल दोनों मिलकर उसे बहुत समझाते हैं। फाइनली वो मान जाता है और दुबई के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन ये भी एक ट्रैप होता है उससे भी ठिकाने लगाने का और लियारी पे कब्जा करने का। कि हमारे एसपी असलम बहुत ही बेदर्दी से बच्चों को मार रहे होते हैं क्योंकि वो बलोच होते हैं। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं हमजा को, जो कि अब बन चुका है लियारी का किंग, और वो अब बैठता है लियारी की उनकी कुर्सी पे। और बहुत ही बढ़िया सीन होता है यहाँ पर का। किंग ऑफ लियारी अब बन गया है हमारा हमजा धुरंधर। अब आता है चैप्टर 3। इसमें हम देखते हैं कि एसपी असलम खान को अवार्ड मिलता है क्योंकि उन्होंने लियारी में टास्क फोर्स में लीड रोल निभाया होता है और रहमान डकैत को मारा भी होता है। लेकिन अगर रियल लाइफ की बात करें तो जो हमारे एसपी असलम में बहुत ही बड़े पट्टू थे, बहुत ही डरपोक थे। कभी जमाल, नवाब और हमजा तीनों लोग डिस्कस करते हैं कि हमें नेक्स्ट किस पार्टी को चुनना होगा। तो हमजा एडवाइस देता है कि इस बार हमें मुस्लिम मूवमेंट पार्टी को चुनना चाहिए क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि वही जीतेगी इस बार, और हमें पहली वाली पार्टी को छोड़ना ही होगा। अगर हम नहीं छोड़ते हैं तो जैसे वो पार्टी पिटेगी उसके साथ साथ हम लोग भी पिट जाएंगे। जमाल हमजा की बात को मानता है और उस पर एग्री करता है काफ़ी बहस के बाद, और फिर तीनों खुशी खुशी है मुस्लिम लीग पार्टी को ज्वाइन करते हैं और नवाब शफीक से मिलते हैं जाके, जो कि इस बार इलेक्शन में खड़े होने वाले होते हैं। इनसे बात होती है, सभी लोग खुशी खुशी एग्री हो जाते हैं क्योंकि हमजा की बात पे यकीन कोई भी कर सकता है। अब गाना बजता है और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग नोट्स उड़ाते हैं और खूब मज़े से एंजॉय करते हैं इस पार्टी का। हमजा, जमाल सभी खुशी से जीत जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा खुशी से झूम पड़ते हैं। हमजा, जमाल बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और जनता में नोटें उछालते हैं जिससे कि लोग उन्हें ही वोट दे। शिरानी साहब से हमजा बात कर रहे होते हैं और उनसे मिलने आए होते हैं, और शिरानी साहब कहते हैं कि रहमान और उज़ैर के बाद मैं तुम पर ही सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। दूसरी ओर न्यूज़ में दिखाते हैं कि एसपी असलम न्यूज़ में देख रहा होता है कि कैसे जमाल ने अपनी पार्टी बदली है और वो जो पार्टी है वो जीत गई होती है। गुस्से से देख रहा होता है और इंडिया में भी सभी देख रहे होते हैं कि किस तरह से हमजा ने इनका लोहा मनवाया है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मेजर इकबाल अपनी बेटी से मिलने आता है, जो बड़ी तो हो गई है लेकिन थोड़ा सा उसका माइंड हटा हुआ होता है। लेकिन मेजर इकबाल के जो पिताजी हैं वो चाहते थे लड़का, इसी वजह से वो हमेशा उस पर गुस्सा होता है क्योंकि सभी को चाहिए होता है वारिस। मेजर इकबाल को बहुत ज़्यादा ताने देते हैं उसके पिताजी, इसलिए वो अपनी बेटी को अंदर भेज देता है और उनके ताने सुनता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं। उसका तो मन करता है कि अपने पिता को मार ही डालूं, ऐसे ताने सुनने से तो अच्छा ही है। अपनी बहादुरी की किस्से गाते हैं और अपने बेटे की नाकामियों पे हंसते हैं और उनके द्वारा दी गई औलाद पे भी थू करते हैं क्योंकि वो लड़की होती है। क्या सोच है इनकी। फिर वो नौकर से कह के उन्हें अंदर बंद करवा देता है। जैसे ही उसके पास बड़े साहब का कॉल आता है वो वहाँ से चला जाता है। बड़े साहब वही है जिन्होंने मुंबई में 9/11 का हमला करवाया था। अब मेजर इकबाल हमजा को भी बुलाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें बड़े साहब से मिलवाता हूँ। उसे नहीं पता होता है कि बड़े साहब हैं कौन। बहुत ही हाई फाई सिक्योरिटी के बीच वो एक महल में रह रहे होते हैं जहाँ पे सभी लोग जाते हैं और फिर मिलते हैं बड़े साहब से।
हमजा उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाता है। ये तो है दाऊद इब्राहिम। और उसके मन में गुस्सा हद से ज़्यादा भर जाता है क्योंकि ये 1993 की बॉम्बे ब्लास्ट के मास्टरमाइंड है जो कि अब बुढ़े हो गए हैं और उनका दवा इलाज चल रहा है। सभी लोग उनसे मिलते हैं और वो सभी को प्लान बताता है कि यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं और अपने 1100 करोड़ जो नोटें हैं उन्हें इंडिया के यूपी में हमें ट्रांसफ़र करना है। ये बात जैसे ही हमजा को पता चलती है वो अपने इंडियन ऑफिसर को इन्फॉर्म करता है। अब एक लड़की को दिखाते हैं जिसे लेने के लिए एयरपोर्ट सभी लोग गए हुए होते। हमजा उसे देखकर शॉक क्यों हो जाता है। जैसे ही वो उसे देखता है तो उसे याद आ जाता है कि ये वही है जो मेरी बहन का पति है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूरी तरह से जैसे सदमे में ही चला जाता है और वो अपने आंखों पे कंट्रोल करता है, अपने आंसुओं पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है और उससे हाथ मिलाता है और उसे लेकर और उसे और उसकी पूरी टीम को लेकर वो मेजर इकबाल से मिलवाता है क्योंकि ये सभी लोग डील करने आए हुए होते। ये पहले से ही ड्रग्स एटीसी बेचता है लेकिन अब पाकिस्तान से मिलता है सस्ता तो ये सारे ड्रग्स वगैरह लेने के लिए पाकिस्तान आता है जिससे कि यहाँ से सस्ते में ख़रीद के इंडिया के पंजाब में महंगे में बेच सके और ढेर सारा मुनाफा कमाए। इसी पे बातचीत चल रही होती है और डीलिंग होती है। हमजा देखता है कि वो ड्रग्स को चेक करने के लिए कैसे पूरी तरह से नशा कर रहा होता है। अब दिखाते हैं कि उसे देसी पार्टी चाहिए होती है जिसके लिए सभी लोग देसी पार्टी एंजॉय करते हैं जहाँ पे नाच गाना होता है। यहाँ पार्टी में हमजा की वाइफ अलीना और उसका बेटा भी आया हुआ होता है। सब नशे में धुत होते हैं इसलिए वो अंदर रूम में चले जाते हैं। अब यहाँ हमजा, एसपी साहब और जमाल बैठे हुए होते हैं और हमजा का बहनोई जो शराब से धुत होता है वो उसे कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो जब वो उसे वॉशरूम लेके जाता है तो पता चलता है हमजा को कि उसने उसे पहचान लिया है, जसकिरत नाम से पुकारता है। हमजा पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और फिर उसके बाद वो नशे में होता है इसलिए उसको हमजा भूत की तरह दिख रहा होता है जिसकी वजह से वो उसको मारता है। हमजा बार बार उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन दोनों के बीच इतनी खतरनाक लड़ाई होती है जिससे कि धोखे में उसकी मौत हो जाती है। हमजा बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो फंस भी सकता था। हालांकि यहाँ पे हमजा की बिल्कुल गलती नहीं होती है, वो सिर्फ बचाव कर रहा होता है और उसे मारने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। जब उसकी आंख में सुई भोंकने जा रहा था अगर वो उस टाइम हटाता नहीं उसे तो शायद हमजा की आंख फूट गई होती। हमजा सच में पूरी तरह परेशान हो गया होता है क्योंकि बाहर सभी लोग हैं और अगर किसी को पता चलता है तो हमजा का पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन फिर आते हैं उसके साथी जो वो भी काफ़ी टाइम से इंडिया के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। वो हमजा को बचा लेते हैं और सारा गुनाह वो अपने ऊपर ले लेते हैं क्योंकि बाहर कोई खटखट कर रहा था, नहीं तो दोनों निकल के भाग सकते थे। अब उन्होंने अपने चेहरे पे बहुत सारे खून के निशान बनाए, चाकू से अपना चेहरा काटा और सबके सामने सरेंडर कर दिया। हमजा उनको तकलीफ में नहीं देख पा रहा था इसलिए उसने खुद ही उन पे गोली चला दी। जहाँ से स्टार्ट होता है और उस पे शक होना एसपी साहब कहते हैं जहाँ एक टाइम था हमजा इनके साथ ही रहता था, चाय पीता था और आज अचानक उसने ही क्यों गोली चला दी। क्या वो भी एक इंडियन जासूस है? और ये बात अलीना भी दूर से सुन रही होती है और वो भी फटाफट हमजा का सारा सामान चेक करती है तो उसे पता चलता है सच में हमजा एक इंडियन जासूस है। वो बहुत रोती है, वो फैसला करती है कि उसको मार देगी लेकिन जब उसके सामने जाती है और बोलती है तुमने मुझे धोखा दिया और तुमने मेरे देश को भी धोखा दिया तो हमजा प्यार से कहता है कि मैंने सिर्फ उन लोगों को मारा है जो दूसरों को मार रहे होते हैं, जिन्होंने हज़ारों लोगों को खून के घाट उतारे हैं। मैंने किसी निर्दोष को नहीं मारा है। वो पूरी तरह से कन्विंस करता है अलीना को और उसके आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है। अलीना मान जाती है लेकिन उससे कहती है कि इन सब के बीच मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। हमजा भी पूरी सिक्योरिटी उस पर लगा देता है और कहता है मेरा लास्ट मिशन है और उसके बाद मैं खुद ही अपने आप को यहाँ से भेज दूँगा बाहर। हमजा अलीना दोनों बहुत ज़्यादा रोते हैं। अब दूसरी ओर एसपी साहब और उसके साथी एसपी असलम अपने पुलिस ऑफिसर उमैर के साथ डिस्कशन कर रहे होते और वो उसी को फंसाने पे लगे होते क्योंकि वो हमजा को पकड़ना चाहता है।
और हमजा ने भी उसके लिए ट्रैप बनाया हुआ होता है बाहर। लेकिन ये चीज़ वो एसपी असलम खुद नहीं आंक पाता है, इसलिए वो उमैर को भेजता है, जिससे कि उसे लगता है कि वो मर जाएगा। और वो अपने ऑफिसर से कहता है उमैर बहुत अच्छा बंदा था, उस पे बड़े बड़े फूल चढ़ाना। लेकिन इसके उलट हो जाता है, क्योंकि हमजा ने जो ट्रैप बिछाया था उस समय एसपी असलम फंस गया होता है। और फिर उसके बाद एक लड़का आता है बम वाली गाड़ी लेके, और जब उससे टकराता है तो पूरे में बूम हो जाते हैं, और उसके साथ साथ उस लड़के की भी मौत हो जाती है और एसपी असलम भी मारा जाता है। फिर वही उमैर जिसको वो सोचा था कि मर जाएगा, वही उल्टा उसकी मिट्टी पर फूल चढ़ा रहा होता है। अब एक एक करके हमजा सभी को मारने लगता है, जितने भी दुश्मन होते हैं उसके। और दूसरी ओर उमैर जो उसका चेला था एसपी असलम करे, वो सारे सबूत उसके खिलाफ ढूंढता है। और एक दिन तो वो उसकी वाइफ के घर भी जाता है, जिससे कि उसका पता लगाया जा सके। अब दुबई से डायरेक्ट कराची की जेल में हमारे प्यारे उजैर को भेज दिया गया होता है, जो बेचारा यहाँ पे पिस रहा है इन लोगों के बीच। और हमजा उसे भरोसा दिलाता है कि तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसके लिए खाने पीने के लिए पुलिस वाले को पैसे भी देता है कि इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमजा पे उजैर भरोसा करता है और रुक जाता है कि उसे जल्दी ही निकाला जाएगा। दूसरी ओर अब हमजा डायरेक्ट दुबई जाते हैं और अपने इंडियन ऑफिसर्स से मिलते हैं, और जो भी प्लान्स होते हैं उन पे बातचीत करते हैं। और वो बोलते हैं कि तुम अब जैसे चाहो अपने अकॉर्डिंग जी सकते हो, हमें बहुत प्राउड है तुम पर कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। अब ये लास्ट मिशन है, जल्द से जल्द उसे पूरा करो और घर वापस आओ। हमजा भी उन्हें सारे सीक्रेट्स बताता है, जिसकी वजह से मोदी जी ने 2016 में नोटबंदी स्टार्ट की, जिससे कि काले धन पर रोक लगाई जा सके। जितने भी पाकिस्तानी थे जिनके पास बहुत सारे जाली नोट थे, उन सब चीज़ों को बर्बाद कर दिया, और वो सभी के सभी बौखला गए थे। मेजर इकबाल भी पूरी तरह से परेशान था, और इंडिया में पड़ा आतिफ अहमद भी पूरी तरह से पगला जाता है, जो पाकिस्तानों की मदद कर रहा होता है। वो भी कहता है अब कोई भी सोर्स नहीं बचा है जिससे कि अपनी नोटों को एक्सचेंज किया जा सके। इन लोगों के पास बहुत करोड़ों अरबों नोटें होती हैं। अब सब कुछ एक कागज के ढेर के बराबर हो गया होता है। अब ये सभी के सभी पाकिस्तानी परेशान हो जाते हैं, और जो नोटों को एक्सचेंज करता था, जिसके पास सारी नोटें थी, तो वो हमजा पर भरोसा करके उसे कॉल करता है कि कोई सॉल्यूशन बताओ। और हमजा भी उसे कहता है कि हाँ फिक्र मत करो, मैं आता हूँ और सॉल्यूशन बताता हूँ। लेकिन जब वो सारे नोटों को देखता है, एक कमरे में नहीं, यहाँ तक कि पूरा बिल्डिंग है, सब जगह नोटों के ढेर लगे होते हैं, उसे देख के वो खुद शॉक्ड हो जाता है कि इतने सारे नोट्स। फिर हमजा उससे भी मार देता है, और वो खुद शॉक्ड हो जाता है कि हमजा क्या कर रहा है। उसे जब पता चलता है तब तक देर हो गई होती है। हमजा उसे मारकर जितनी भी नोटें होती हैं वहाँ पे पूरे बिल्डिंग में आग लगा देता है, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए थे, वो सारा काला धन वो तबाह कर देते हैं, जिससे कि और सब बौखला जाते। और उधर आतिफ असलम को भी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, और उसकी सारी स्ट्रेटेजी देखता है कि कितने लोगों को उसने मारा है और किसने निशान बनाया हुआ है। वो पूरी तरह से डाउट करता है। लेकिन हम दूसरी ओर देखते हैं कि एक नर्स जिसको कि हमजा ने पैसे दिए हुए होते, वो एक जहरीला इंजेक्शन लगा रही होती है, जो एक आतंकवादी होता है अब्दुल रहमान। और उस जहरीले इंजेक्शन से उसकी भी डेथ हो जाती है, जिससे कि लगता है कि फूड पॉइजनिंग है, पता भी नहीं चलता है कि किसी ने उसे मारा है। डायरी में उस नेम को भी फटाफट हमजा कट करता है, और इसी तरह से जितने भी आतंकवादी थे धीरे धीरे सभी को मारता है और मरवाता है। एक एक करके सारे मरते जाते हैं, और इंडिया में उसकी सूचना भेजता है सबको एक एक करके। कभी वो बुलाता है, कभी किसी को पैसे दे के मरवाता है। लेकिन एंड ऑफ द डे सब के सब मर जाते हैं। लेकिन कंफर्मेशन के लिए उसकी वाइफ से पूछता है, उसके बच्चे पे गन रख के। वाइफ डर जाती है, इस वजह से अलीना हमजा की सच्चाई उसे बता देती है, और वो कंफर्मेट करता है अपने ऑफिसर से, मेजर इकबाल से। तो मेजर इकबाल भी ट्रैप बनाता है। फिर देखते हैं कि जो उमर ने मेजर इकबाल को बताया हुआ होता है, उस ट्रैप ने उसे फंसाने की कोशिश करते हैं कि उसे बुला के वहीं मार दिया जाएगा। दूसरी ओर अब हमजा को भी पता चल गया होता है कि उसकी सच्चाई अब लोगों से छुपी नहीं है, धीरे धीरे उजागर हो रही है। इसलिए वो भी अपने लोगों के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग करके बैठा होता है, जिससे कि उन सभी को मारा जा सके। अब हम और सीन देखते हैं जहाँ पे
बमबारी भी हुई होती है। मेजर इकबाल जब उसे मारने की कोशिश करते हैं तो वो पहले ही अपने बंदे से कह चुका होता है हमजा कि मैं अंदर रहूं या बाहर, तुम्हें बम का बटन दबाना है, और वो दबा देता है। वहाँ घमासान बमबारी होती है और जितने भी लोग होते हैं ऑलमोस्ट मर जाते हैं, लेकिन मेजर इकबाल फिर भी बच जाता है और दूसरी ओर हमजा भी। दोनों खून से लथपथ होते हैं, दोनों के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होती है और हमजा की भी बहुत ज़्यादा चोट आ गई होती है। हमजा मेजर इकबाल का पैर काट करके और उसे टैंक के ऊपर लटका देता है और वहाँ पे पेट्रोल में आग लगा देता है और वहाँ से निकल जाता है और अपनी वाइफ को तुरंत कॉल करता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो नहीं बचेगा और ये लास्ट टाइम है। तो वो दोनों इमोशनल होकर बात करते हैं और फिर वहाँ पे उमर के साथ पूरी पाकिस्तान की फोर्स आ जाती है और उसे पकड़ ले जाती है। फिर उसके बाद जो हालत हमजा की होती है सच में बहुत खतरनाक होती है। उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, यहाँ तक कि कांटों से उसकी पूरी बॉडी में अंदर घुसो देते हैं और उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं, पीटते हैं। प्रेसिडेंट्स बात कर इंडियन ऑफिसर से बात कर रहे होते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी ऑफिसर जो हमारे वो भी उसके साथ गेम खेल जाते हैं कि अगर तुमने हमजा को नहीं छोड़ा तो मैंने तुम्हारा जो इजराइल के साथ सीक्रेट शेयर करने का वीडियो है वो मैं वायरल कर दूंगा, फिर तुम्हारी कोई पहचान नहीं रह जाएगी और जनता तुम्हें बहुत मारेगी। ये सुनकर पूरी तरह से प्रेसिडेंट डर जाता है और फिर कहता है कि अब तो मैंने ये चीज़ बता दी है कि पाकिस्तान में एक खुफिया इंडियन एजेंट पकड़ा गया है, तो फिर मैं किसे दिखाऊंगा। तब यहाँ पे हमजा बोलता है कि मैंने इसी दिन के लिए उजैर को जिंदा रखा है। वो ये वही उजैर है जो रहमान डकैत का सेकेंड हैंड था, जो आज पूरी तरह से इंडिया का जासूस साबित हो गया। हमजा को अब प्रेसिडेंट को वहाँ से भेजना होता है तो वो उसे एक जगह पे छोड़ देते हैं जहाँ पर से उसका एक इंडियन जासूस उसे लेने आता है। वो खुफिया जासूस कोई और नहीं बल्कि जमाल होता है, जो कि 36 साल से पाकिस्तान में रह रहा होता है और इंडिया को सारी इन्फॉर्मेशन देता है और यहाँ तक कि वो भी उनको जहर दे रहा होता है जो भी उसके रास्ते में आते हैं। पाकिस्तान में जो भी आतंकवाद में बुरे लोग हैं सबको उसने भी जहर दिया, जो फूड पॉइजनिंग के नाम पे रहता है और इंसान मर जाता है। और उसने 20 साल पहले ही दाऊद इब्राहिम को जहर देना ये स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि वो धीरे धीरे मर रहा है। सबसे ज़्यादा शॉकिंग एंडिंग यही होती है जमाल की असलियत, जो किसी ने भी एंडिंग में नहीं सोचा था। अब वो इंडिया के लिए रवाना हो चुका होता है, फिर इसके बाद अपने ऑफिसर से मिलने के बाद वो अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन वहाँ पे देखता है कि वो लोग अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, इसलिए उनको दूर से अपनी फैमिली को देखता है, अपनी मम्मी पापा सबको, अपनी मम्मी और बहन को और उसके बच्चे को, और फिर वहाँ से चला जाता है जिससे कि फ्यूचर में उनको कोई खतरा ना हो। यहीं पे कहानी एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपको सच में जानना है कि रियल स्टोरी क्या है, जो धुरंधर ने बनाई है, क्या वही रियल है या सच कुछ और है, अगर आपको जानना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा जो कि है रियलिटी पे बेस्ड, क्योंकि लास्ट में हमारा ऑफिसर बचता नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। टाटा बाय बाय।